भारत माता की। सबसे पहले इस कार्यक्रम की रचना बनाने के लिए पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने इतने कम समय में ये कार्यक्रम प्लान किया। यहां बुलाने के लिए विशेष रूप से करण सिंह जैन जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सिलीगुड़ी से कार्यक्रम बढ़ा के जलपाईगुड़ी तक पहुंचा दिया। यहां की पूरी टीम को धन्यवाद। आज मेरा 2024 का क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आज 2024 का मेरा 92nd जिला है। 92nd। इतना करने का मुझे टाइम इसलिए मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 190 दिन चलती है। सुप्रीम कोर्ट में 190 दिन वर्किंग होती है, तो बाकी का समय जो 365 में से 190 माइनस कर दीजिए, मैं बाहर रहता हूं। पिछले साल मैं 115 जिलों में गया था 2023 में। एक संडे को अपने घर में था, क्योंकि 11 नवंबर या 12 नवंबर थी पिछले साल, दीपावली थी संडे को। 12 नवंबर, हाँ। 2022 में मैं 90 जिलों में गया था और 2024 में आज 92nd 92वां जिला है। दिसंबर तक 105 जिले प्लान हो चुके हैं। पहले मुझे लगता था कि PIL फाइल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस जारी कर देगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर बाद में समझ में आया कि नहीं, जाना भी पड़ेगा। हर जिले में जा जाके लोगों को उठाना पड़ेगा। और उठाया किसको जाता है? जो, जोर से बोलिए जरा, जो सोया हो। जुलाई में ईस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, जुलाई में ईस्ट बंगाल में वहां के हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख ने सोचा था कि अगस्त में क्या होने वाला है। सोचा था क्या? जोर से बोलिए जरा। सबका भविष्य बताने वाले किसी ज्योतिषी ने बताया क्या कि अगस्त में क्या होने वाला है? हाथों की लकीर को देख के बताने वालों ने बताया क्या कि जुलाई में आज तुम कहां हो और अगस्त में तुम्हारे साथ क्या होगा? बताया क्या? अगस्त में ईस्ट बंगाल में पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है। अगस्त में ईस्ट बंगाल में पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है। छोटे बच्चों के सामने मां का बलात्कार हुआ है और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। आप ज्यादा नजदीक हो, आपके पास ज्यादा वीडियो आए होंगे, लेकिन दिल्ली में बैठे बैठे मेरे पास ऐसे वीडियो आए हैं जहां पे पति को बांध के पत्नी का सामूहिक बलात्कार हुआ है, बच्चों को खड़ा करके मां का सामूहिक बलात्कार हुआ है, भाई को बांध के बहन का बलात्कार हुआ है और पिता को बांध के बेटी का बलात्कार हुआ। आखिर था तो वो भी ईस्ट बंगाल, हमारा हिस्सा था। 1947 में अपना भारत का हिस्सा था और वो जो देश बटा तो उन लोगों ने मांगा था क्या? ईस्ट बंगाल के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने कहा था क्या कि हमको अलग से पाकिस्तान चाहिए? बोला था क्या? डिमांड किया क्या? अरे जोर से बोलिए भैया, हिंदू समझ में आती नहीं आती?
नहीं मांगा ना, उनकी इच्छा के लिए, उनकी इच्छा थोड़ी सी बांट दिया जाए, फिर भी हुआ। 1947 में जो नहीं सोचा था वो सब हुआ। 1990 में कश्मीर में जो नहीं सोचा था वो सब हुआ। 1805 में अफगानिस्तान, जिसको पहले गंधार कहते थे, उसके प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे। उस समय वहां के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख ने जो नहीं सोचा था वो सब हुआ। इसके बावजूद न हम इतिहास से सीखते हैं और न हम भविष्य की चिंता करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। ये भारत की बात कह रहा हूं, ये मालदीव, बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। भारत में कुल 800 जिले हैं और 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी कंप्लीटली बदल चुकी है। भारत में कुल 6000 तहसीलें हैं। उन 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है। और भारत के बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं। उन 300 की 300 तहसीलों की, यानी 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और ये जो डेमोग्राफी में बदलाव आया है, उसका 3 ही कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। चौथा कोई कारण नहीं है। घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट। और बाकी तो छोड़ दो, पहले अपने बंगाल की समझ लो। आपके यहां क्या हो रहा है? जनगणना तो 10 साल के बाद होती है, लेकिन वोटर लिस्ट हर चुनाव के पहले अपडेट होती है। विधानसभा का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, लोकसभा का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, पार्षद का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी, प्रधान का चुनाव होगा तो भी वोटर लिस्ट अपडेट होगी। एक बार अपने जलपाईगुड़ी की 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की लोकसभा की वोटर लिस्ट लेके खोल के बैठ जाइए। 1999 में जलपाईगुड़ी में कुल कितने वोटर थे, उसमें से कितने हिंदू थे, वो देख लीजिए। और 2024 में जलपाईगुड़ी में कुल कितने वोटर हैं, उसमें से कितने हिंदू हैं, वो देख लीजिए। फिर आपकी रातों की नींद आपकी भी गायब हो जाएगी। मैं जो दर दर भटक रहा हूं, हमारे साथ वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील वीकेंड मनाने विदेश जाते हैं। हमारे साथ वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील मर्सिडीज से घूमते हैं। बाकी तो छोड़ो, हमारी पीआईएल का विरोध करने वाले वकील महीने में 1-1 करोड़ रुपए कमाते हैं और आराम से 5 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 6वें दिन 7वें दिन परिवार के साथ 7 स्टार होटल में जाके डिनर करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूमते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता भारत कहां जा रहा है, भारत बचेगा कि नहीं बचेगा। उनको लगता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऐसा आप लोग भी सुनते रहते होंगे ना। कई बार कवि सम्मेलन में कवि ये बोलते भी रहते हैं। ये कवि जो मीठा झूठ बोलते हैं ना, आपसे कवि सम्मेलन में लाख रुपए लेते हैं और आके कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी जोर जोर से बोलते हैं और आप ताली बजाते हो। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये आपको धोखा दिया जा रहा है। कुछ बात है कि हस्ती, वाले कहां कहां की हस्ती मिट गई। दुर्योधन के ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई, वहां से हस्ती और बस्ती दोनों मिट गई। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई, वो पाकिस्तान हो गया, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। ईस्ट बंगाल, हस्ती भी मिट रही है, बस्ती भी मिट रही है। कश्मीर, हस्ती भी मिट गई, बस्ती भी मिट गई। नागालैंड, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। मेघालय, हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई।
मणिपुर में हस्ती मिट रही है, बस्ती मिट रही है। मिजोरम हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। लक्षद्वीप हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। लद्दाख हस्ती मिट गई, बस्ती मिट गई। और हमारे कवि झूठ झूठ परोसते रहते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और आप लोग कवि सम्मेलन करा के ताली बजा के खुश भी हो जाते हैं, हाँ यार बढ़िया। वो आदमी पैसा लेके झूठ बोलता है और आप ताली बजाते रहते। कड़वी सच्चाई को समझिए। आपके बंगाल की मैंने कुछ लोकसभा क्षेत्रों की 1999 की और 2024 की वोटर लिस्ट को कंपेयर किया आने से पहले। मैं कहीं जाता हूं तो एक दो होमवर्क करके जाता हूं। कई बार इलेक्शन कमीशन से कुछ डाटा निकाल लेता हूं, कई बार अलग अलग तरीके होते हैं। आपके अलीपुर द्वार की है डेमोग्राफी बदल गई है, बांकुड़ा की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम वर्धमान की डेमोग्राफी बदल गई है, पूर्वी वर्धमान की डेमोग्राफी बदल गई है, बीरभूम, कूच बिहार, दार्जिलिंग की डेमोग्राफी बदल गई है, दक्षिण दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा की डेमोग्राफी बदल गई है, जलपाईगुड़ी, कोलकाता, मालदा की डेमोग्राफी बदल गई है, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद की डेमोग्राफी बदल गई है, नादिया, नार्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना की डेमोग्राफी बदल गई है, उत्तर दिनाजपुर की डेमोग्राफी बदल गई है। आपके राज्य में ऐसा कौन सा जिला है जिसकी डेमोग्राफी नहीं बदली? अगर आपको लगता है लोकसभा की वोटर लिस्ट बड़ी होती है, उसको कंपेयर करने में टाइम लगेगा, तो एक काम करना, अपने वार्ड के पार्षद का चुनाव होता कि नहीं होता आपके यहां, या प्रधान का चुनाव होता होगा 1999 के आसपास, यानी आप वर्तमान वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी कोई भी वोटर लिस्ट उठा के देख लो, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, और आपको पता ही नहीं चल रहा। पानी नीचे से बढ़ रहा है, आते 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 आ रहा है, आपके यहां तक आ चुका है। 10-15 साल के अंदर पानी यहां पहुंच जाएगा, तब जाके फायदा क्या होगा? घुसपैठ पे मैं आपसे पूछता हूं, घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जरा जोर से बताइए। घुसपैठ हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? घुसपैठ देशद्रोह है कि नहीं? घुसपैठ एक संगठित अपराध है कि नहीं? घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है कि नहीं? भारत पे कब्जा करने का। मेरी एक पीआईएल घुसपैठियों पे चल रही है। जब मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था तो मैंने पूरे देश का डाटा निकाला था राज्यवार, और उस समय 2017 की बात बता रहा हूं, भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे। जब मैंने वो पीआईएल फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, फिर कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संसद में आवाज उठाई कि भाई एक पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो कह रहे हैं 5 करोड़ आ चुके हैं, एक्चुअल में है कितने घुसपैठिए? फिर सरकार ने जवाब दिया कि 2 करोड़ है। हम कह रहे हैं 5 करोड़ है, सरकार ने कहा 2 करोड़ है। चलो अब ठीक है, मान लेते हैं 2 ही करोड़। 2 करोड़ कम होते हैं क्या? कम होते हैं क्या? और आप सारे अधिवक्ता हैं। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है, उसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और वो आपके बंगाल में भी लागू होता है। कभी बंगाल की पुलिस ने घुसपैठियों पे एनएसए लगाया क्या? जोर से बोलिए। आपने आवाज उठाया क्या? नहीं। अरे भाई बोलो जोर से, उठाया क्या? सच बोलो, कम से कम 1 घंटे सच बोल लो, कॉन्फिडेंस का सच बोलो। घुसपैठ हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है कि नहीं? और जो एकता अखंडता के लिए खतरा होता है, उससे निपटने के लिए कानून है यूएपीए। बंगाल में घुसपैठियों पे यूएपीए लगाया क्या? घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, वेजिंग वॉर है। 5000 घुसपैठिए गए थे। एक देश था पर्शिया, वहां 90% पारसी रहते थे। 50 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया, सारे पारसियों को खदेड़ दिया और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे। और उससे निपटने के लिए हमारे देश में कानून है, एक धारा है, उसको यूएपीए, उसको वेजिंग वॉर कहते हैं।
और वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। कभी आपके बंगाल में किसी घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर लगा क्या? नहीं। घुसपैठ एक संगठित अपराध है। बॉर्डर पे घुसपैठिए 2000 रुपए दे के आते हैं। आपके यहां क्या रेट है मुझे नहीं पता। आपके जलपाईगुड़ी वाले बॉर्डर पे 2000 लेते होंगे अंदर आने का। यही है कि कुछ अलग है? इतना ही होगा। करण सिंह जी कितना है? यही है। अंदर आते हैं घुसपैठिए, अंदर आते हैं 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, और जब एक डॉक्यूमेंट बन जाता है फिर दूसरे दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए देते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, यानी 4000 में 2 डॉक्यूमेंट। जब 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, यानी 6000 रुपए में 3 डॉक्यूमेंट। जब 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है दलाल को पकड़ते हैं और 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहां से ऑफिस से बन जाता है। 8000 में 4 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद 2000 रुपए देते हैं, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। 10,000 रुपए में कितने डॉक्यूमेंट? 5। उसके बाद वो जनधन खाता खोल लेते हैं और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेना शुरू कर देते हैं। जो राज्य सरकार 1000 रुपए देती उनको भी मिलने लगता है, जो केंद्र सरकार मुफ्त में राशन देती वो भी लेने लगते हैं, जो केंद्र सरकार की मुफ्त की मकान की योजना है उसको भी लेने लगते हैं, जितनी भी योजनाएं हैं उसको लेने लगते हैं। ये जितनी योजनाएं चलती हैं जानते हैं किसके पैसे से चलती हैं? जोर से बोलिए जरा, किसके पैसे से? आपके पैसे से। आप जो जीएसटी देते हो, इनकम टैक्स देते हो, वैट देते हो, टोल टैक्स देते हो, रोड टैक्स देते हो, इसी से ये सारी योजनाएं चल रही हैं। तो आपकी योजनाओं से, आपके दिए हुए पैसे से आपके बगल में घुसपैठियों को बसा दिया जा रहा है और आपको आराम से कोई चिंता नहीं है। आप भी ताली पीट रहे हो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जागिए, उठिए, बोलिए। एक बात याद रखिएगा, घुसपैठ से राष्ट्रांतरण होता है। जब घुसपैठ बढ़ती है वहां के त्योहार, भारत के त्योहार खत्म होने लगते हैं और विदेशी त्योहार शुरू हो जाते हैं। घुसपैठ से आपकी संस्कृति खत्म होने लगती है। घुसपैठ के बाद संस्कार बदलने लगते हैं। घुसपैठ के बाद त्योहार बदलने लगते हैं। घुसपैठ के बाद रीति रिवाज बदलने लगते हैं और धीरे धीरे कहने को आप भारत रहता है लेकिन वहां सब कुछ विदेशी शुरू हो जाएगा। विदेशी त्योहार, विदेशी वेशभूषा, विदेशी बातें, विदेश के प्रति अपनी आस्था, सब कुछ विदेशी हो जाती है। इसलिए आपके लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है घुसपैठ। और घुसपैठ तभी रुकेगी, मैं बार बार कह रहा हूं, घुसपैठियों को भगाना बहुत आसान है। केवल बंगाल की सरकार घुसपैठियों पे 5 धारा लगाना शुरू कर दे, एनएसए लगाना शुरू कर दे, यूएपीए लगाना शुरू कर दे, वेजिंग वॉर लगाना शुरू कर दे, देशद्रोह की धारा लगाना शुरू कर दे और गैंगस्टर एक्ट लगाना शुरू कर दे। केवल घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कर दे, उनकी नागरिकता खत्म करना शुरू कर दे, उनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास देना शुरू कर दे। 80% घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना एनआरसी के 80% घुसपैठी भाग जाएंगे। लेकिन आपको मिलकर आवाज उठाना पड़ेगा। आपके कहने से पुलिस न एनएसए लगाएगी, न यूएपीए लगाएगी, न देशद्रोह लगाएगी, न आपको वेजिंग वॉर लगाएगी। किसके कहने से लगाएगी? आपके सांसद और विधायक के कहने से। एक बार लगना शुरू हो गया फिर लगना प्रैक्टिस में आ जाएगा। कोई काम पहली बार थोड़ी दिक्कत होती है, कोई धारा पहली बार लगाने में दिक्कत होती है, एक बार लगा प्रैक्टिस में आ गया। और एक बात याद रखिए, सांसद और विधायक किसी पार्टी के नहीं होते। आपके क्षेत्र के विधायक, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, वो आपका विधायक है। कोई भी व्यक्ति तब तक पार्टी का होता है जब तक वो चुनाव लड़ता है। जैसे वो चुनाव लड़ा तब तक पार्टी का है। जैसे वो चुनाव जीतने के बाद संविधान की शपथ ले लिया, वो फिर किसका हो गया?
कोई व्यक्ति 5 लाख वोट से जीत जाए तब भी वो सांसद नहीं कहलाएगा, विधायक नहीं कहलाएगा, जब तक वो शपथ नहीं ले लेगा। और शपथ क्या लेता है? मैं भारत की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, मैं भारत की संप्रभुता को मजबूत करूंगा, मैं जो भारत के खतरे हैं उनको खत्म करूंगा, उनको दूर करूंगा। जब वो शपथ लेता है, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, आपकी पसंदीदा पार्टी का है चाहे नहीं है, लेकिन वो आपका हो गया, सबका हो गया। क्यों? क्योंकि उस विधायक और सांसद को जो वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, रेलवे टिकट, एयर टिकट, खाना बनाने वाला, डीजल, पेट्रोल, गाड़ी, जो पुलिस, सब कुछ मिलता है, वो किसके पैसे से मिलता है? आपके पैसे। वो आपकी पार्टी का है चाहे नहीं है, आपने वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन जो उसके ऊपर हर साल करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वो आप ही दे रहे हो। इसलिए उसको विधायक और सांसद को ये कहने में कि देखो मेरे बगल में घुसपैठिए रहते हैं, इनके खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भागने शुरू हो जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, भगवान श्री राम ने बोला था। सठे साठ्यम समाचरित, भगवान कृष्ण ने कहा था। अब देसी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। आपने कभी सुना कि चीन में कोई बांग्लादेशी गया हो? सुना क्या? अच्छा, दुबई में कोई बांग्लादेशी गया हो? सुना क्या? अरब में कोई बांग्लादेशी गया हो फर्जी कागज बनवा के? सुना क्या? सिंगापुर में कभी कोई गया हो? सुना क्या? नहीं। बाउंड्री जब बनेगी तब बनती रहेगी। केवल धाराएं लगनी शुरू हो जाए और जगह जगह पोस्टर लगने शुरू हो जाए, घुसपैठिए खाली कर दे, नहीं उनके ऊपर ये 5 धारा लगेगी, घुसपैठिए छोड़ के भागना शुरू करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अपना घर बनाते हैं तो एफर्ट करते हैं कि नहीं? 2 साल घर बनवाते हैं ना। शादी विवाह घर में पड़ता है, एफर्ट करते हैं कि नहीं? याद रखिएगा, जो कुछ मैं बात कह रहा हूं केवल आपसे नहीं कह रहा हूं। सामान्यतः जो बातें मैं कहता हूं 4 से 5 करोड़ लोग तक जाती है, इसलिए मैं बात आपसे कर रहा हूं। बात मैं केवल जलपाईगुड़ी के लोगों से कर रहा हूं, लेकिन बात ये पूरी भारत के लिए कर रहा हूं। जिस दिन 5 धारा भारत बंगाल में लगना शुरू हुई, जो ये गढ़ बना हुआ है, जो आपका बॉर्डर पूरी तरीके से बदल चुका है, आपकी प्रत्येक लोकसभा की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके प्रत्येक वार्ड की डेमोग्राफी बदल गई है, आपके प्रत्येक ग्राम सभा की डेमोग्राफी बदल गई है, प्रत्येक विधानसभा की बदल गई है। लोग खाली करके जाना शुरू कर दें। पहला बड़ा खतरा आपके लिए है घुसपैठ, दूसरा है धर्मांतरण। धर्मांतरण रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना बलिदान किया, एक बार कल्पना करिएगा। सिख पंथ किस लिए बना था? धर्मांतरण रोकने के लिए। गुरुओं ने इतना बड़ा बलिदान किस लिए दिया? धर्मांतरण रोकने के लिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि कन्वर्ट हो भी गए तो फर्क क्या पड़ता, धर्मांतरण हो भी गया तो फर्क क्या पड़ता, ऐसा सोच सकते हैं। धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या पड़ा था इतना बड़ा युद्ध करने के लिए? महाराणा प्रताप को क्या पड़ा था इतना बड़ा युद्ध करने के लिए? और भी हमारे एक के बाद एक आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग हुए, उन्होंने युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि हमारी संस्कृति बदल जाएगी धर्मांतरण होने के बाद। सबसे बड़ा खतरा धर्मांतरण का तो बहन बेटियों पे होता है। आज में जब बच्चियां यहां पे स्वागत गीत गा रही थी तो मैं सोच रहा था, ऐसे स्वागत गीत बांग्लादेश में देखा क्या कभी होता हुआ? नहीं। पाकिस्तान में ऐसा स्वागत गीत होता है क्या? नहीं। अफगानिस्तान में ऐसा स्वागत गीत होता है क्या? नहीं। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, बहन बेटियों को जितनी स्वतंत्रता सनातन धर्म में है इतनी कहीं नहीं। आपको अपनी पसंद से भोजन का अधिकार है, अपनी पसंद का वस्त्र पहनने का अधिकार है, अपनी पसंद से गाने का बजाने का अधिकार है, अपनी पसंद से मेकअप करने का अधिकार है, अपनी पसंद से अपनी साज सज्जा करने का अधिकार है, अपनी पसंद से घूमने टहलने का अधिकार है, अपनी पसंद से सीरियल देखने का अधिकार है, अपनी पसंद से अपना जीवन जीने का अधिकार है।
ये व्यवस्था बांग्लादेश में है क्या? ये व्यवस्था पाकिस्तान में है क्या? ये व्यवस्था अफगानिस्तान में है क्या? नहीं। ये 3 देशों का मैं नाम इसलिए रहा हूं कि तीनों भारत थे। ये सारे तीनों देश 150 साल पहले भारत के हिस्से थे। आपको पुरुषों को भी देख लीजिए, आप मन करे तो क्लीन शेव रहो, आप मन करो तो दाढ़ी रख लो, ये आजादी है कि नहीं? आप मन करे मूछें बड़ी बड़ी कर लो और मन करे मूछी पूरी मुड़ा दो, आजादी है कि नहीं? आप मन करे पैंट शर्ट पहनो, मन करे जींस पहनो, मन करे स्लीवलेस पहनो, ये आजादी है कि नहीं? ये आजादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में है क्या? नहीं है। सनातन धर्म आपको आजादी देता है। सनातन धर्म आपको सोचने की, बोलने की, लिखने की, खाने की, पीने की, वस्त्र पहनने की, हर चीज की आजादी देता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सनातन धर्म कहता है आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, शैव हो चाहे वैष्णव हो, जैन हो चाहे बौद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी पूजा करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करना है तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रि में व्रत रखना है तो भी ठीक, नहीं रखना है तो भी ठीक। कहीं कोई डंडा चलाने वाला नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम है क्या? नहीं, नवरात्रि में व्रत नहीं रखोगे तुम तो जहन्नुम में चले जाओगे, नरक में जाओगे, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं। ये स्वतंत्रता है। लेकिन वो स्वतंत्रता घट रही है। उसका घुसपैठ के बाद दूसरा कारण है धर्मांतरण। और धर्मांतरण आपके क्षेत्र में भी खूब हो रहा है। धर्मांतरण मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस मेरी पीआईएल का विरोध करने के लिए 10 पीआईएल और फाइल हुई हैं कि हमारी पीआईएल को डिसमिस कर दिया जाए। और वहां सफेद झूठ बोल रहे हैं कि धर्मांतरण होता ही नहीं है। आप बताइए, आपके क्षेत्र में धर्मांतरण होता है कि नहीं? मिशन इंडिया धर्मांतरण आपके क्षेत्र में यहां न्यू जलपाईगुड़ी में कराती है कि नहीं? इस्लामिक कन्वर्जन होता है कि नहीं आपके क्षेत्र में? इसको रोकने की ड्यूटी केवल आपकी है, समाज की है। आपको तो करना ही है, लेकिन शासन की भी यही ड्यूटी है। अरे शासन का काम केवल सड़क बना के 20% कमीशन लेना थोड़ी होता है। सरकारों का काम केवल ये थोड़ी है कि स्कूल बनाओ 20%, हॉस्पिटल बनाओ 20%, हाईवे बनाओ 20%, रोड बनाओ 20%, फलाने बनाओ 20%। सारे वो काम करते हैं जहां 20% है। लेकिन जिन चीजों से भारत बचेगा, भारत की संस्कृति बचेगी, बंगाल बचेगा, बंगाल की संस्कृति बचेगी, हमारी सनातन परंपरा बचेगी, उस पर काम नहीं होता। कानून बनाने में कोई लागत आती है क्या? और कानून लागू करने में कोई लागत आती है क्या? नहीं। कठोर कानून बना के लागू करने में कोई लागत नहीं आती, बाकी हर चीज में लागत आती है। कभी आपने सोचा कि जिस चीज में पैसा खर्च होता है वो सारे काम होते हैं, लेकिन जो काम मुफ्त में हो सकता है वो क्यों नहीं हो सकता? और तीसरा सबसे बड़ा खतरा, जनसंख्या विस्फोट। मुझे नहीं पता आपके बीच में कोई 5 से ज्यादा किसी के बच्चे हैं, है क्या कोई 5 से ज्यादा वाला? 5 से ज्यादा वाला कोई है क्या? नहीं है। चलो कोई पुराने लोग होंगे, वर्तमान वाले तो नहीं है। सारे आ गए, हम दो हमारे दो। अरे 20 से 25 बच्चे भी होते हैं, पता है कि नहीं पता? होते हैं कि नहीं होते? अब दिक्कत यह है, आपने किया हम दो हमारे दो, तो आपके परिवार में 4 वोटर, आपके बगल में किया हम 4 हमारे 44, वहां हो गए 48 वोटर। अब जिसको वोट लेना है वो आपके यहां जाएगा, आपके पड़ोस में जाएगा, कहां जाएगा? कहां जाएगा? जोर से बोलिए। अगर किसी को डिसाइड करना हो या तो मैं इस घर की वोट लूंगा या इस घर की वोट लूंगा, या तो अमर की वोट लूंगा या अकबर की वोट लूंगा। अमर अकबर अंथनी एक फिल्म आई थी ना, हाँ। तो अमर ने किया हम दो हमारे दो, तो अमर के यहां 4 वोट। अकबर ने किया हम 4 हमारे 44, उसके यहां 48 वोट। अब कोई वोट लेने वाला कहां जाएगा? अमर के यहां के अकबर के यहां? जोर से बोलिए। और अकबर के 48 बच्चों का वजीफा, मकान, राशन कौन दे रहा है? अमर। तो अमर अपने भी 4 बच्चों की परवरिश कर रहा है
और बाकी इनकम टैक्स देके, जीएसटी देके, टोल टैक्स देके, रोड टैक्स देके, वैट देके, बाकी सारे टैक्स देके अकबर के बच्चों को भी पाल रहा है। और धीरे धीरे अमर के वोट की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अमर के घर में 4 वोट है। अब 2 तरीका है, या तो अमर भी हम 4 हमारे 44 करे, और या तो अकबर भी हम 2 हमारे 2 करें। होना क्या चाहिए? सब लोग हम 2 हमारे 2 करें। इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत में हमारे पास दुनिया की मात्र 2% जमीन है। याद रखिएगा, हमारे पास दुनिया कितनी जमीन है? भाई बोलते कम, भोजन नहीं करके आए क्या? तो जोर से बोलो। हमारे पास जमीन कितनी? पानी हमारे पास 4% और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20%। 20% हो चुकी है। सरकार जब तक 2 करोड़ घर बनाती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। तो अमर और टैक्स देता जा रहा है, इनकम टैक्स और दे रहा है, जीएसटी और दे रहा है कि बाकियों को भी घर मिल जाए। सब सरकार जब तक मुद्रा लोन के जरिए या बाकी और लोन के जरिए 2 करोड़ रोजगार पैदा करवाती है, सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है, स्वरोजगार जो डेवलप होता है, जब तक 2 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देती है, 10 करोड़ बेरोजगार और पैदा हो जाते हैं। तो मुद्रा लोन फ्री में देना है, तो मुद्रा लोन के लिए पैसा कहां से आएगा? अमर बेचारा पैसा दे रहा है। तो अमर के पैसे से मुफ्त में मकान वो अमर को नहीं मिलता, अकबर को मिलता। अमर के पैसे से मुफ्त में राशन, अमर के पैसे से अकबर के बच्चों को मुफ्त में वजीफा, सब कुछ चल रहा है। और अमर शांत होकर बैठा हुआ है, हाँ ठीक है भाई, थोड़ा और कमा देंगे, थोड़ा और टैक्स दे देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे बोलो तो, तुम्हारा खून चूसा जा रहा है, तुम्हें खत्म करने की योजना चल रही है, बड़े प्लान में चल रही है। इस भारत के संविधान को यूज करके भारत के संविधान को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। भारत की डेमोक्रेसी को यूज करके, भारत के लोकतंत्र को यूज करके, भारत में लोकतंत्र को खत्म करने की बहुत प्लान्ड वे में साजिश चल रही है। और फिर भी आप बोलते नहीं हो। आप अपने काम धाम में इतने व्यस्त हो गए हो, आप सोचना भी नहीं चाहते हो। आपको सोचने से भी डर लगता है। आपके 200 किलोमीटर के दूर, करण जी बंगला यहां से ढाका कितना दूर होगा? 400 किलोमीटर। आपके 400 किलोमीटर के दूर घर जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं, खेत खलिहान जलाए जा रहे हैं, उनका व्यापार छीना जा रहा है, शोरूम जलाए जा रहा है, और फिर भी आराम से बैठे हुए। नहीं ठीक है, वो तो बांग्लादेश में हो रहा है, यहां थोड़ी हो रहा है, जलपाईगुड़ी थोड़ी हो रहा है। फिर जब जलपाईगुड़ी में हो जाएगा तो वर्धमान वाला सोचेगा अरे वो जलपाईगुड़ी हो गया, वर्धमान में थोड़ी हो रहा है। फिर जब वर्धमान में भी सोच हो जाएगा तो पटना वाला सोचेगा अच्छा अच्छा वो तो बंगाल में हो गया, हमारा बिहार में थोड़ी हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है। कश्मीर में जो 1947 में हुआ वो 1990 में हुआ। कश्मीर में जो 1990 में कश्मीर में हुआ वो 2024 में ईस्ट बंगाल में हो रहा, बांग्लादेश में। लेकिन हम आराम से सोचना ही नहीं चाहते, और इसमें आपकी गलती नहीं है, ये मानव स्वभाव है। वो मस्ती में इतना रहता है कि वो दुख भरी चीजों को समझना ही नहीं चाहता, सोचना ही नहीं चाहता। जैसे मुझे भी पता है भाई एक दिन मैं भी खत्म हो जाऊंगा, लेकिन मैं सोचना नहीं चाहता, ये स्वभाव है। पति को पता है कि उसकी पत्नी कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी, फिर भी वो सोचना नहीं चाहता, दुख सोचना ही नहीं चाहता। पत्नी को पता है पति चले जाएंगे, बीमारी हो गई है, फिर भी सोचना नहीं चाहता। क्यों? दुख वाली बात क्यों सोचना? लेकिन न सोचने से बीमारी खत्म हो जाती है क्या? न सोचने से सत्यता कहीं खत्म हो जाती है क्या? नहीं। जब सीए कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट में 236 पीआईएल फाइल हुई सीए कानून को खत्म करवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में 1 पीआईएल फाइल हुई सीए के समर्थन में। वो किसकी हो सकती है? हमारी। हाँ। तो जब मैं सीए पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर मिला। जोगेंद्र नाथ मंडल भारत के ही रहने वाले थे, बंगाल के ही रहने वाले थे, लेकिन ओटजीवी थे, नोटजीवी थे, सत्ताजीवी थे, सत्ता के लिए पागल हो रखे थे।
जैसे आज लोग सत्ता के लिए पागल रहते हैं, कोई पार्षद बनने के लिए पागल है, कोई प्रधान बनने के लिए पागल है, कोई विधायक बनने के लिए पागल है, कोई सांसद बनने के लिए पागल है। 25 साल के बाद बच्चों के साथ क्या होगा उसकी चिंता नहीं है, बस एक बार मैं पार्षद बन जाऊं, एक बार प्रधान बन जाऊं, विधायक सांसद बन जाऊं, बस बात खत्म। वही हालत जोगेंद्रनाथ मंडल की थी। तो जोगेंद्रनाथ मंडल को इधर भाव नहीं मिला, बाबा साहब अंबेडकर को ज्यादा थोड़ा इज्जत मान सम्मान मिला, तो जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के साथ मिल गए और जिन्ना के साथ मिलके असम के बॉर्डर के सियालहेट वगैरह जो कई जिले हैं, 4-5 जिले, उसको उन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग करके उसको पाकिस्तान में मिलवा दिया। उसके बदले जिन्ना ने उनको इनाम दिया। क्या इनाम दिया? पाकिस्तान का प्रथम कानून मंत्री बना दिया। जैसे भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे, वैसे पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्रनाथ मंडल थे। 6 महीने वो कानून मंत्री रहे और 6 महीने में वो पागल हो गए। 26 पेज का इस्तीफा लिखा है, 26 पेज का। कभी आपने, दुनिया का सबसे बड़ा रेजिग्नेशन लेटर जोगेंद्रनाथ मंडल का है। उसमें वो लिखते क्या है? यहां पे 300 हिंदुओं का घर जला दिया है, मैं कलेक्टर को फोन कर रहा हूं, कलेक्टर मेरा फोन नहीं उठा रहा। यहां पे 200 बहन बेटियों की लाशें पड़ी हुई हैं, मैं थानेदार को फोन कर रहा हूं, थानेदार मेरा फोन नहीं उठा रहा। यहां पे पलायन हो रहा है, यहां पे भगदड़ हो रही है, ढाका में ये हो रहा है। कुल मिलाकर अपनी चिट्ठियों में लिखते हैं, वो जिन्ना को चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि हमारी कुछ नहीं चल रही है और मुझे हिंदू होने के नाते अपमानित किया जा रहा है और यहां हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। केवल 6 महीने वो खुमारी थी कानून मंत्री बनने वाली और छोड़ के भाग गए। चूंकि अंदर से आत्मग्लानि हुई, जब वापस बंगाल में आए तो उन्होंने किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया, अपने घर में एकांतवास में चले गए और यहीं खत्म हो गए। सत्ता के लिए इतनी बड़ी गद्दारी किया था इसी बंगाल के जोगेंद्रनाथ मंडल ने। आज एक जोगेंद्रनाथ मंडल ने इतना बड़ा नुकसान कराया हिंदुओं का। आज जोगेंद्रनाथ मंडल की संख्या एक ही है, ज्यादा है? बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो खतरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? खतरा बढ़ा। अब खतरा बढ़ा तो इसकी जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जागरूकता फैलाने का एक तरीका आपको बताता हूं। कितने लोग फेसबुक यूज करते हो? हाथ उठाओ। सब लोग करते हो। अभी अपने आप फेसबुक पे आप क्या करते हो? अपने जान पहचान के लोगों को अपना फ्रेंड बना लेते हो, अनजान लोगों को आप बिल्कुल नहीं बनाते हो। अब मैं कह रहा हूं अनजान लोगों को भी अपना फ्रेंड बनाओ। जैसे आपका नाम राम कुमार है, तो आप एक काम करो, राम नाम के 5000 लोगों को फ्रेंड बना लो। चाहे वो राम यादव हो, चाहे राम कुमार हो, चाहे राम शंकर हो, चाहे वो राम सिंह हो, चाहे राम मंडल हो, चाहे राम मुखर्जी हो, जो भी है, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फ्रेंड बना लो और जो बात सही सही है उसको अपने फेसबुक पे शेयर कर दो। तो भारत के 5000 राम आपकी बात सुन लेंगे। आपका नाम अगर उषा है तो आप उषा नाम से फ्रेंड बनाइए। ये 150 करोड़ जनसंख्या है, 5000 उषा तो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम विभा है, विभा के नाम से दोस्त बनाइए। हाँ, विभा के नाम से अगर नहीं मिल पा रही है तो मम्मी का जो नाम है, मम्मी के नाम से थोड़ा फ्रेंड बना लो, थोड़ा पापा के नाम फ्रेंड बना लो। कर सकते हैं क्या? कोई पैसा लगेगा क्या? अरे इतना करना शुरू कर दो, बहुत बड़ी जागरूकता आ जाएगी। मैंने फेसबुक इसलिए कहा है, ट्विटर पे भारत में केवल 5 करोड़ लोग हैं और वो जागृत हो चुके हैं। 150 करोड़ के भारत में मात्र 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और वो लगभग जागृत हो चुके हैं। वो समझ में उनको आ चुकी है क्या क्या समस्याएं। लेकिन भारत में 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं और उसमें से ज्यादातर गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं। उनको अभी सारी समस्याएं पता नहीं है। उनको अभी भी लगता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सच्चाई उनको बताना पड़ेगा। सच्चाई बताने का तरीका है, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाओ। हम तो हर सैटरडे संडे बाहर ही घूमते रहते हैं। हमारी जो बात ठीक लगती है अपने फेसबुक पे डाल दो, शेयर कर दो।
किसी और की कोई सही बात लगती है उसको शेयर कर दो, लेकिन 3 चीज अपने अपने फेसबुक पे जरूर लिखिए। अगर घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, इसके रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बना, न भारत बचेगा, न भारत की संस्कृति बचेगी, न बंगाल बचेगा, न बंगाली संस्कृति बचेगी। सब कुछ बदल जाएगा और टाइम नहीं लगेगा। बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। उसका एक ही कारण है, मैंने आपको बताया, अमर के पास 4 वोट है, अकबर के पास 44 वोट है। एक ही तरीका है, अमर अपने सारे 5000 लोगों को फ्रेंड बना बना के बताए, भैया अपने पास तो 4-4 वोट है, लेकिन जुड़ के रहो, बटोगे तो ये तरीका। डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस रोकना है, उसको रोकने के लिए कानूनी रोक पाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते रहते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, बीमारी जो है ना, वो डॉक्टर ठीक नहीं करता। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, लेकिन अगर दवाई घटिया है तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलो, नहीं होगी। ऐसे ही शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक नियम कानून घटिया होंगे तब तक समस्या ठीक नहीं होगी। अगर आप देखो तो भारत में सब कुछ है। सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा वकील भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में। घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलो। जमाखोरी खत्म हुई, मिलावटखोरी खत्म हुई, नशा तस्करी खत्म हुई, कालाबाजारी खत्म हुई, मुनाफाखोरी खत्म हुई, लफ्ज़ जिहाद खत्म हुआ, लैंड जिहाद खत्म हुआ, धर्मांतरण खत्म हुआ, घुसपैठ खत्म हुआ, जनसंख्या विस्फोट रुका। तो इसका मतलब सब कुछ है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है? नियम कानून अच्छा नहीं। मैंने पहले कहा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी अगर गड़बड़ है तो यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई घटिया है, बीमारी ठीक नहीं होगी। यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, तेल मसाला गड़बड़ हो, मिलावटी हो, खाना अच्छा बनेगा क्या? नहीं। ऐसे ही शासक चाहे भी, लेकिन जब तक कठोर भय पैदा करने वाला कानून नहीं होगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमारी यंग जनरेशन, 3 खतरा मैंने आपको बताया, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। चौथा सबसे बड़ा खतरा, जिससे हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है, वो है नशा, वो है ड्रग। भारत का कोई भी, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई सा कॉलेज हो, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया। अभी लॉ वाले बच्चे बैठे हुए, तुम्हारे कॉलेज में पहुंचे नहीं पहुंचे? गांजा वाजा पहुंच गए ना? हाँ, पहुंच गए। हम इसलिए बता रहे हैं, हम जहां जाते हैं पूछते रहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए। हमारे बच्चों को बड़े प्लान्ड वे में नशेड़ी बनाया जा रहा है, क्योंकि नशेड़ी बनने के बाद जब आदमी नशेड़ी हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है वो हिंदू रहे या जैन रहे या बौद्ध रहे या सिख रहे या क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम कबूल कर ले। और उनका ये मॉडल सफल हो गया पंजाब में। ड्रग स्मगलरों ने, ईसाई मिशनरियों ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, ईसाई मिशनरियों ने पंजाब में पहले मुफ्त में नशा बांटा, फ्री में उन्होंने ड्रग बांटा पंजाब में। और एक बार धीरे धीरे पूरे पंजाब को उन्होंने, युवाओं को नशेड़ी बनाना शुरू कर दिया। और जब एक बार कोई व्यक्ति नशेड़ी हो गया
और घर से पैसा मिल नहीं रहा है, नशे की लत लग चुकी है, उसके बाद तो जो उसको नशा देगा, वो जो कहेगा वो सारी बात मानेगा। पंजाब में 25% सिख कन्वर्ट हो चुके हैं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। नाम उनका वही है, साफा उनका वही है, केस उनके वही है, तलवार उनकी वही है दिखाने के लिए, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके। और ये जो कन्वर्जन का खेल हुआ है, ये हुआ है ड्रग के जरिए। और पूरा ड्रग का कारोबार कौन करता है? अब्दुल अकबर। और पूरा ड्रग यूज कहां होती है? अमर के घर। पूरा का पूरा मैक्सिमम ड्रग का कारोबार अकबर करता है और मैक्सिमम ड्रग की सप्लाई अमर के बच्चों को होती है। तो अमर का धन भी जा रहा है और अमर का धर्म भी जा रहा है। अमर के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, घर में अशांति फैल रही है, करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान है, करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है। और क्यों? क्योंकि भारत में ड्रग स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि आप घूसखोरों पर कार्रवाई नहीं होती। ड्रग स्मगलिंग बंद हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाए, गाय तस्करी बंद हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, और बाकी तो छोड़ो, धर्मांतरण बंद हो जाएगा जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। धर्मांतरण की भी पूरी फंडिंग ऐसे ही आ रही है, मतलब आपके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपके पैसे से जो पैसा आ रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, उसी से बाकी लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बड़ा सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल हो गया, आप ही का पैसा और आपके बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग गूगल यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक बार गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा और फांसी, ये 3 शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, इतना, 900 ग्राम मतलब इतना सा बस, और उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास भी नहीं दिया जाता, सीधे सीधे फांसी। इसलिए सिंगापुर में कोई ड्रग ले जाने की हिम्मत नहीं करता। आपके जलपाईगुड़ी में ड्रग का कारोबार चलता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, चलता है ना? क्यों? क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, सठे साध्यम समाचरित। वो सिद्धांत हमने अपनाया नहीं, कानून हमने बनाया नहीं, आपने कानून मांगा नहीं। आप किस लिए नहीं मांगे? अरे मेरा बेटा नशेड़ी नहीं है ना, पड़ोसी वाला बच्चा नशेड़ी हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या जा रहा है? आपको लगता है मेरा बेटा तो ठीक है ना, हमारा बेटा पूजा पाठ कर रहा है, बगल वाला कन्वर्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो सोच है, हमारा घर सुरक्षित है ना, बगल में घुसपैठी आके बस्ती बसा लिए तो क्या फर्क पड़ता? हमारा घर तो सुरक्षित है ना, बगल में कुछ हो रहा है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता? ये जो सोच है ना, ये विनाशकारी सोच है। ये जो सोच है ना, ये 15 से 20 साल के बाद वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं, अपने अगर आने वाले भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, तो मुखर होके बोलिए, प्रखर होके बोलिए, आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मैंने तरीका बताया आपको। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सांसद विधायक से मिलिए, उनको मिलकर समस्या बताइए, और समस्या नहीं, उनको बोलिए समाधान। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और एक बात याद रखिएगा, व्यक्तियों के बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में आपके बच्चे को बुखार हो गया है और आप उस डॉक्टर से पिछले 25 साल से दवाई लेते रहते हैं, मतलब ये कह लीजिए आपका वो फैमिली डॉक्टर है। बच्चे को बुखार है, फैमिली डॉक्टर दवाई दे रहा है, बच्चे को बुखार है, फैमिली डॉक्टर दवाई देता जा रहा है। आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं कर रही है? जोर से बोलिए जरा, डॉक्टर को बोलेंगे ना। और बाय द वे आप डॉक्टर को कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर फिर भी वही दवाई देता जा रहा है, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर बदलेंगे। जोर से बोलिए, डॉक्टर चेंज कर देंगे।
अब जो नया वाला डॉक्टर आया वो भी पुरानी वाली दवाई दे रहा, फिर क्या करेंगे? फिर चेंज कर देंगे। फिर नए वाले को डॉक्टर के पास गए, वो जहां गए वो भी पुरानी वाली दवाई दे रहा, फिर क्या करेंगे? अरे पिछले 75 साल से डॉक्टरी तो बदल रहे हो, पिछले 75 साल से डॉक्टरी बदल रहे हो और डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहे। अब डॉक्टर नहीं बदलना, क्या बदलवाना? डॉक्टर के ऊपर सर के पे चढ़ के बोलना ये दवाई काम नहीं करेगी, हमको बढ़िया दवाई चाहिए, हमको ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ सिंगापुर वाली दवाई चाहिए, हमको घुसपैठ के खिलाफ जापान वाली दवाई चाहिए, हमको जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए चीन वाली दवाई चाहिए, हमको धर्मांतरण रोकने के लिए कोरिया वाली दवाई चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में घुसपैठियों को 10 से 20 साल सजा दी जाती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में धर्मांतरण कराने के लिए जो एफर्ट करता है उसको 10 से 20 साल सजा होती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग करने वालों को फांसी होती है। हमारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा, सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, अगर मोटा मोटा कहें तो दो है। पहला करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन बहुत बड़ा खतरा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बहुत बड़ा खतरा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर हमने नहीं रोका तो स्थिति बदतर हो जाएगी और वो तभी रोकेगी जब डिमांड होगी। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई होती है। आप डिमांड ही नहीं करोगे तो सप्लाई कहां से होगी? मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। हां, हर जिले से जब आवाज शुरू हो जाएगी, जलपाईगुड़ी से भी आवाज आएगी, सिलीगुड़ी से भी आवाज आएगी, कलकत्ता से भी आएगी, दार्जिलिंग से भी आएगी, वर्धमान से भी आएगी, दक्षिण अपना 24 परगना से भी आएगी, तब जाके कानून बनेगा। ऐसा नहीं है, बनेगा, लेकिन संगठित होके बटोगे तो और संगठित होके रहोगे तो। याद रखिएगा, भागवत कथा करने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। हिंदू सुरक्षित होगा घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट कानून से। मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। हिंदू सुरक्षित होगा घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट और ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाने से। सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर बदलते रहिए, डॉक्टर बदलते रहिए, डॉक्टर बदलते रहिए। एक दिन बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा और फिर आदमी खत्म हो जाएगा। और जिनके भरोसे आप बैठे हुए, आपसे मतलब अपने ऊपर मत लेना, सारी बात आपके लिए थोड़ी कह रहा हूं। जिनके भरोसे आप बैठे हुए, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आए। मैंने जब इंजीनियरिंग छोड़ा और मैंने वकालत शुरू किया, पहले मैं इंजीनियर था, पहले मैं मारुति में था जहां कार बनती है। पहले ये सरकारी कंपनी हुआ था, गवर्नमेंट की कंपनी थी। और जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के वकालत शुरू किया तो लकली भगवान की कृपा से मुझे पहले गुरु मिल गए राम जेठमलानी जी। वकालत की ABCD मैंने जेठमलानी जी से सीखी, उनका चैम्बर मैंने ज्वाइन किया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर आपको कितने दिन पहले पता चला कि अब हमें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। राम जेठमलानी जी का 2-3 रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में वकालत करने वाले श्री राम जेठमलानी है। 17 साल की उम्र में उन्होंने वकालत किया था, लॉ किया था। पहले वकालत में एनरोलमेंट की एज 18 साल थी, उनका 17 साल में लॉ हुआ था, तो उनको एक अलग से उनको परमिशन दिया गया था और उनको 17.5 साल में उनका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और 18 साल की उम्र से उन्होंने केस जीतना शुरू कर दिया था। ऐसे कई रिकॉर्ड उनके नाम है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। मैंने उनसे पूछा, हमने कहा सर कितने देर पहले पता चली कि अब सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? पाकिस्तान के बहुत संपन्न थे, सिंधी थे, पैसे वाले थे, व्यापारिक घराने के थे और फिर पाकिस्तान के टॉपर थे वो।
स्कूल में, और सबसे कम उम्र में लॉक किया था। मैंने कहा सर कब पता चला? बोला बेटा 1 घंटे पहले पता चला कि सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। और बोले मकान छूटा, दुकान छूटा, खेत छूटा, खलिहान छूटा, घर छूटा, परिवार छूटा, केवल 10 रुपए की नोट थी वही लेके भागा है। मनमोहन सिंह जी कुछ लेके नहीं भाग पाए, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। अगर आप किसी गलतफहमी में हैं तो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, अच्छी तरीके समझ ले। चाहे आप मारवाड़ी है, चाहे गुजराती है, जो भी है अच्छी तरीके समझ लीजिए। मनमोहन सिंह जी पैजामा पहन के भागे थे, कुछ नहीं लेके आ पाए थे। राम जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के आए वहां से। लाल कृष्ण आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए। इंद्र कुमार गुजराल साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। पृथ्वीराज कपूर, जिसका कपूर खानदान बॉम्बे में आजकल बॉलीवुड पे राज कर रहा है, वो पृथ्वीराज कपूर जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। गुलजार साहब सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। मिल्खा सिंह जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। लाला अमरनाथ क्रिकेटर हुआ करते थे, सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। कोई 10 रुपए लेके भागा, कोई 5 रुपए लेके भागा, कोई अंडरवियर पहन के भागा, कोई पैजामा पहन के भेगा। और जबकि ये जो मैंने नाम लिए हैं, इनके पास दुकान भी था, मकान भी था, खेत भी था, खलिहान भी था, व्यापार भी था। ये वो मैंने नाम लिए, उस जमाने के लखपतियों का नाम मैंने आपके सामने लिया। और अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले आपके यहीं से 400 किलोमीटर दूर क्या क्या हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, भारत को बचाने के लिए कठोर कानूनों की मांग करिए, सांसद से मिलिए, विधायक से मिलिए, 1 घंटे का समय निकालिए, सोशल मीडिया का उपयोग करिए। फेसबुक उपयोग करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। ट्विटर यूज करते हैं तो भी मेरे साथ जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं अपने साथ जुड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं, आपको बना बनाया मटेरियल मिलता रहेगा। आपको ज्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। रिसर्च वाला काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी टीम रिसर्च ही करती रहती है। लेकिन कम से कम उन बातों को पहुंचाइए। तो अगर आपके फेसबुक पे 500 फ्रेंड हैं तो आप जो लिखोगे उसको 500 लोग पढ़ेंगे। आपके फेसबुक पे अगर 5000 लोग हैं, आप जो लिखोगे उसको 5000 लोग पढ़ेंगे। और सबसे बढ़िया, हर व्यक्ति को अपना नाम पसंद होता है। आपका नाम अगर केशव है, आपका नाम अगर उत्कल है, आप सारे उत्कल को बनाइए, पूरे देश भर के 5000 उत्कल जोड़ लीजिए। आप जो कहेंगे वो मानेगा भी, आप जो कहेंगे वो सुनेगा, सोचेगा, देखेगा। और मैंने फिर से कहा, आप पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके बच्चों को 25 साल के बाद बचाने नहीं आएगी, लिख के रख लीजिए। जिन नेताओं के भरोसे आप बैठे हैं, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, आपके नाती पोते को देखने नहीं आएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू हो गई, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, नशा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बन गया, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अगले कम से कम 500 साल की गारंटी मैं लेता हूं, 500 साल की गारंटी मैं लेता हूं, अगर ये कानून बदल गए तो। आज बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। पूरे भारत की पुलिस एक जैसा काम करे। जैसे आजकल यूपी में पुलिस बुलडोजर लेके घूमती रहती है। पहले किराए पे लेते थे बुलडोजर, आजकल खरीद भी लिए, बार बार किराए पे लेना पड़ रहा था। आप चाहते हैं आपके राज्य में भी पुलिस अपराधियों पे कहर बन के टूटे, तो वो तब टूटेगी जब 1861 का पुलिस एक्ट बदलेगा और भारत में यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू होगा। अपराध तब रुकेगा जब झूठी शिकायत, झूठी ये सब चीजें गंभीर अपराध घोषित हो जाएंगे। आज की डेट में घुसपैठियों पे खौफ क्यों नहीं है? उनको पता भारत के अंदर घुस जाएंगे तो हमको कहीं शरण मिल जाएगी, मदरसे में शरण मिल जाएगी, मस्जिद में शरण मिल जाएगी, हाईवे किनारे झुग्गी बना लें, कहीं रुक जाएंगे।
तो घुसपैठ रोकना है तो पहले घुसखोरी रोकना पड़ेगा। घुसपैठ का मूल कारण घुसखोरी है। दूसरा, घुसपैठ रोकना है तो घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, बेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो 1950 से पहले बने सारे कानून खत्म करना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्होंने 1,500 कानून खत्म किए। जोर से ताली बजाइए, 1,500 कानून उन्होंने खत्म किया। लेकिन अभी बहुत कुछ खत्म करने की जरूरत है। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है तो अब मजहब के आधार पर कोई नियम कानून होना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल होना चाहिए क्या? मजहब के आधार पर कोई योजना होनी चाहिए क्या? मेरी एक पीआईएल चल रही है जिसमें मैंने माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को चैलेंज किया हुआ। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। 0.5% वाला माइनॉरिटी होगा कि 1% वाला माइनॉरिटी कहीं लिखा ही नहीं है। इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, हजारों करोड़ की योजनाएं चल रही है। पूरा जो डिपार्टमेंट चल रहा है उसका वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे खर्च हो रहा है। और किसके पैसे से खर्च हो रहा है? आपके पैसे से। आपके पैसे से मजहब के आधार पर बोर्ड चल रहा है। आपके पैसे से मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल चल रहा है। आपके पैसे से मजहब के आधार पर योजनाएं चल रही हैं। आपके पैसे से मजहब के आधार पर मकान दिया जा रहा है। सब कुछ मजहब के आधार पर हो रहा है और फिर भी आराम से आप शांत हैं, पैसा देते जा रहे हैं, बोलते ही नहीं है। घर में बच्चा 500 रुपए मांगता तो भी पूछते हैं 500 रुपए कहां खर्च करोगे? और लाखों रुपए टैक्स दे देते फिर भी नहीं पूछते भैया टैक्स में जो दे रहा हूं कहां खर्च हो रहा है, सही खर्च हो रहा है कि गलत खर्च हो रहा है। एक पार्लियामेंट, हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं होगा। इसके बावजूद 1954 में नेहरू जी ने कानून बना दिया, उसका नाम है वक्फ एक्ट। इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने उसको और मजबूत किया। 1995 में नरसिम्हा राव ने उसको अजगर बना दिया। अजगर का मतलब किसी भी चीज को निगल जाए। और 2013 में मनमोहन सिंह ने तो उसको पूछो अनलिमिटेड पावर दे दिया, जहां मन करे उंगली रख दे वही उसका। भारत में और किसी के लिए अपना ट्रिब्यूनल नहीं है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, किसी के लिए अपना ट्रिब्यूनल नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स के लिए अपना ट्रिब्यूनल है। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। अभी वक्फ बोर्ड जेपीसी बनी है, वहां मैंने प्रेजेंटेशन दिया था 14 तारीख को। अभी मंडे को मेरा फिर प्रेजेंटेशन है वक्फ जेपीसी के सामने। मैंने जब वहां क्या बातें हुई वो कहना ठीक नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल होती है, बताना ठीक नहीं है। लेकिन जो बातें मैंने कोर्ट में बोली वो बता रहा हूं आपको। भारत बाइबल और कुरान से चलेगा या भारत संविधान से चलेगा? संविधान से चलेगा। लेकिन भारत चल रहा है बाइबल और कुरान से। भारत वेद और पुराण से नहीं चल रहा है। भारत किससे चल रहा है? बाइबल और कुरान से। भारत संविधान से नहीं चल रहा है। संविधान का तो मतलब ही, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून। संविधान मतलब एक देश एक विधान। जो कानून होना चाहिए सबके लिए एक होना चाहिए। दुर्भाग्यवश देखिए अलग अलग कानून चल रहा है। समस्या क्या है? भारत में सबसे ज्यादा दान हिंदू करते हैं। आपको पूरे देश में अग्रवाल धर्मशाला मिल जाएगी, आपको पूरे देश में मारवाड़ी धर्मशाला मिल जाएगी, आपको पूरे देश में माहेश्वरी धर्मशाला मिल जाएगी, आपको पूरे देश में बिरला मंदिर मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब मान लीजिए जहां बिरला मंदिर बना हुआ है वहां मैं जाके बोलूं ये बिरला मंदिर जो जमीन है ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे पिताजी ने इसको मंदिर बनाने के लिए दान किया था, हनुमान मंदिर बनाना था, तो मेरा और बिरला जी का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। लेकिन ओवैसी जाके बोल दे या मदनी बुखारी जाके बोले
ये जहां बिरला मंदिर बना हुआ है, ये हमारे पूर्वजों ने मस्जिद बनाने के लिए दान किया था, तो मुकदमा कहां चला जाएगा? वक्फ ट्रिब्यूनल। अग्रवाल धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं, ये अग्रवाल धर्मशाला जहां बनी है, ये हमारे पूर्वजों ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए दान दिया था, तो मेरा और अग्रवाल साहब का मुकदमा चलेगा कोर्ट में। लेकिन अगर अग्रवाल धर्मशाला पे ओवैसी जाके बोले ये हमारे पिताजी ने दान वक्फ किया था, उनका मुकदमा चलेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। वक्फ बोर्ड एक्सटॉर्शन भी कर रहा है, वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी कर रहा है, अमीरों को नोटिस भेज भेज के पैसा लेता है और गरीबों को नोटिस भेज भेज के कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि मजहब के आधार पर सारे नियम कानून खत्म होने चाहिए, मजहब के आधार पर सारी योजनाएं बंद होनी चाहिए, मजहब के आधार पर जितने ट्रिब्यूनल हैं बंद होने चाहिए। लेकिन वो तभी होगा जब आप सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे। आवाज उठाने का तरीका मैंने कहा, कभी सड़क पे भी आइए, कभी सोशल मीडिया का उपयोग करिए, लेकिन कुछ न कुछ करिए जरूर। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। आप लोगों से आग्रह करता हूं, मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा और आप पीछे से बोलेंगे मुझे चाहिए आजादी। क्या बोलेंगे? मुझे चाहिए। जोर से खड़े होके दोनों हाथ उठा के बोलिए मुझे चाहिए आजादी। जोर से। अरे पहले मुझे तो बोलने दीजिए। खड़े हो जाइए जरा सब लोग, शर्माने की जरूरत नहीं है। और राजकमल जी हमारी तरफ फोटो कम करिए, पीछे ज्यादा रखिए, सबको पता चले जलपाईगुड़ी के लोग कितने तेजी से साथ बोलते हैं। चाहे तो आप कैमरा बीच में लगा लीजिए। गुलामी के नाम से मुझे चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, मिशनरियों के धर्मांतर से, जिहादियों के धर्मांतर से, भ्रष्टाचार अपराध से। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।